सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मांगे प्रदेश की शुरुआत करते हैं और बात पेट्रोल डीजल की, जिनके दामों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन बात यह नहीं हो रही कि आखिर तेल की बढ़ती कीमतें कम कैसे होंगी। आरोप तो ऐसे भी लग रहे हैं कि सरकार तेल की कीमतें कम करना ही नहीं चाहती, और ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र हो या राज्य सरकारें राजस्व के तौर पर तेल इनके लिए सोने के अंडे देने वाले मुर्गी की तरह है। और ये हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। महंगाई की पिच पर पेट्रोल छोटे छोटे लेकिन कीमती रन चुराकर कुछ जगहों पर शतक चढ़ चुका है, और जिस तरह उसके कीमतों की भूख बरकरार है वो दिन अब दूर नहीं जब देश भर में वो शतक लगा लेगा। वहीं हर दिन महंगाई के नए स्कोर के बीच डीजल भी इसी रफ्तार से रन चुराता हुआ तेजी से शतक की ओर बढ़ रहा है, और जो रफ्तार है समझ लीजिए कि दोनों के बीच शतकीय साझेदारी तय है। जहां तक बात करें राजस्थान के श्रीगंगानगर की, तो वहां पेट्रोल 100 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 92 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक जगह पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार चली गई है। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर, जबकि उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल की कीमत 88 से 89 रुपए प्रति लीटर हो गई है। जबकि डीजल दिल्ली में 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, जबकि उत्तर प्रदेश में 81 रुपए प्रति लीटर के पार तक बिक रहा है। अगर बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ लखनऊ में पेट्रोल 88 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर, वाराणसी में 89 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर, जबकि प्रयागराज में पेट्रोल 88 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। जहां तक बात जनवरी 2021 से अब तक की करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 23 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इस दौरान पेट्रोल 6 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है, जबकि पेट्रोल एक साल में करीब 18 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। जबकि जनवरी से अब तक डीजल की कीमतों में भी 6 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं एक साल में डीजल भी करीब 16 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वैसे ये बात सही है कि भारत कच्चे तेलों का करीब 75% तक विदेशों से आयात करता है, लेकिन ये भी सच है कि सरकार चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की, इस तेल के खेल से राजस्व बटोरने में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती है। अगर उदाहरण के तौर पर दिल्ली को ले लें तो यहाँ पेट्रोल का बेस प्राइस करीब 32 रुपए प्रति लीटर बैठता है, लेकिन उसकी कीमत 90 रुपए प्रति लीटर तक है। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स के अलावा कुछ दूसरे मद में जनता से 55 रुपए से भी ज्यादा वसूला जा रहा है। इसी तरह सरकारें डीजल की बेस प्राइस से करीब 130 से 140% तक टैक्स वसूल रही हैं। यानी सियासी दल दिखावे के लिए चाहे तेल पर जितनी भी सियासत कर लें, हाय तौबा मचा लें, लेकिन हकीकत तो यही है कि ये सरकारें तेल से अपनी कमाई में कोई कमी नहीं करना चाहती हैं। यानी जनता की जेब काटने में कोई पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और शुरू हो चुकी है सियासत, लेकिन बुनियादी सवाल ये कि आम जनता को राहत कैसे मिलेगी। इस पर चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ है। आलोक अवस्थी जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही अभिषेक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल आलोक अवस्थी जी आपसे यही कि डीजल किसी भी जगह चले जाइए पूरे देश में 80 से ऊपर ही है, पेट्रोल या तो 90 की लपेट में या कहीं कहीं उससे ऊपर भी है। मतलब आम जनता पर ही सारा बोझ पड़ रहा है, इसकी कीमतें कम कैसे होंगी? लगता है आलोक अवस्थी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनके पास हम आगे जाएंगे। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अभिषेक जी बताइए, विधानसभा के अंदर भी आप लोगों ने हंगामा किया, बाहर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं लगातार। आस्था जी, लगातार पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, जो भी रिफाइंड फ्यूल्स हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर का आप देखेंगे उसका दाम बढ़ा है, गैस का बढ़ा है, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी का बढ़ा है लगातार। सिर्फ जनवरी में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कम से कम 7 रुपए के आसपास दाम बढ़ चुका है डीजल और पेट्रोल का। सरकार ने जितना आज की तारीख में हमारा वैल्यू है फ्यूल की, उसका कम से कम 100 से 150% उस पर टैक्स के रूप में ले रही है। और ये टैक्स तब वसूल रही है जब लोगों को कोविड की में राहत की जरूरत है। हजारों लाखों करोड़ों नौकरियां चली गई,
लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, लोग किराए नहीं दे पा रहे, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, उसमें सरकार लगातार दाम बढ़ाती जा रही है जब आज राहत की जरूरत है। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा सरकार की नीति बिल्कुल गलत है, इसको रिवर्स होना चाहिए, टैक्सेशन कम होना चाहिए और आज जनता को राहत देने की जरूरत है। वो उसका काम करने का वक्त आज है, बातों से नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। तो बेशक आप ये बात कह रहे हैं कि महंगाई की जो मार है वो बड़ी है और कोरोना काल में कहीं ना कहीं आम आदमी को भी चपत लगी है और उसके बाद अब अचानक से ये महंगाई की जो मार है वो एक तरह से दोहरा बोझ है उसके ऊपर। ओंकार सिंह जी, अब क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल सरकार में नहीं है, ये विपक्ष है, लेकिन कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, आप भी महंगाई को मुद्दा बना रहे हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस शासित राज्यों में राहत अभी तक क्यों नहीं देखने को मिली? कांग्रेस शासित राज्यों में राहत देने की बातचीत चल रही है। राजस्थान गवर्नमेंट ने 2% अपना वैट कम किया है, आपको शायद मालूम होगा। और देखिए, जितनी भी हमारी राज्य सरकारें हैं सबसे बातचीत चल रही है और जल्दी हम इसमें कुछ टैक्सेस पे राहत देंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो 88 रुपये 32 पैसे करीब पेट्रोल है इस समय, 88 रुपये 55 पैसे हो गया, आज और बढ़ गया है। डीजल में भी बढ़ोतरी हुई है। तो अगर ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सरकारें नहीं सामने आती हैं और एक्साइज ड्यूटी, सबसे ज़्यादा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि जितना दाम कच्चे तेल का है और पेट्रोल का, 32 रुपये 10 पैसे का पेट्रोल है, उस पर 51 रुपये या 52 रुपये के करीब जो है इनकी जो है टैक्सेस है। तो इसको राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी, दोनों को बाकायदे गंभीरतापूर्वक मीटिंग करके इसको कम करना चाहिए और इस लेवल पर लाना चाहिए कि मिडिल क्लास जो है वो इसको कर सके उसको। अब आप देखिए, जो पेट्रोल है उसमें 70% पेट्रोल जो है वो 2 व्हीलर वाले चलाते हैं। 2 व्हीलर किसके पास होता है? या तो वो छोटी नौकरी में होता है, या चपरासी होता है, या स्टूडेंट होता है। तो ये लोगों को अगर आप इन पे भार डालेंगे तो किस तरह से ये अपने परिवार का और अपने जीविका चला पाएंगे, अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो लिहाजा इन लोगों को ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक वर्णन करना चाहिए कि कैसे इसको कम करें। ठीक है, तो मतलब जो सवाल विधानसभा के अंदर विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है या बाहर सड़कों पर पूछा जा रहा है, उसका जवाब लेने के लिए आलोक अवस्थी जी के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता। आलोक जी, अगर आवाज मेरी मिल रही है तो सवाल यही है कि एक तो कोरोना काल, उसमें आम आदमी को कितनी चपत लगी है, बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत लोगों की तनख्वाहें कम हुई हैं, व्यापारी भी परेशान है और ऐसे में पेट्रोल डीजल बढ़ जाएगा तो कैसे राहत देगी सरकार? देखिए, ये एक विषय तो गंभीर है, इसमें जो आया है सरकार की जानकारी में और हम सभी उससे पीड़ित हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर भी देखना चाहिए कि कोरोना काल में जो तेल उत्पादक देश हैं, हम 90% से अधिक तेल बाहर से आयात करते हैं, हमारे यहाँ तेल बहुत कम होता है। तो तेल उत्पादक जो देश हैं, उन्होंने जो अपना कोरोना काल में तेल उत्पादन कम किया था वो उन्होंने अभी तक बढ़ाया नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस हाइक हो रही है। क्योंकि अब ये लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं हर देशों में और प्राइस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसको कि हम कृत्रिम रूप से अब ये देश बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी नुकसान हुआ है। लेकिन भारत सरकार ने ये काम कहा है कि हम जो है इस पे छूट देंगे। एक्साइज की बात जहां तक आ रही है, राज्य सरकारों को भी पहल करनी पड़ेगी। आज जो केंद्र का जो एक्साइज लगता है वो 32 रुपये 98 पैसा लगता है पेट्रोल पे, और राज्य सरकारें लेती है 19 रुपये 55 पैसे उस पर अपना वैट वसूलती है। तो दोनों तरफ से ये चीजें पड़ेगी, लेकिन साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि पेट्रोल डीजल एक वैश्विक समस्या है, इसमें सरकारें एक तो मतलब आलोक जी, आपके कहने का जो मतलब है जिस्ट है वो ये कि राज्य सरकारें वैट से ज्यादा फायदा लेती हैं। ओंकार जी, अभी आप एक्साइज ड्यूटी को कम करने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो ये निकल कर आ रहा है कि राज्य सरकारें भी थोड़ा सा कम करें, 19% वैट लेती हैं। नहीं, राज्य सरकारें गलत बोल रहे हैं। ये राज्य सरकार आप देख लीजिए कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितने रुपए ली जा रही है और स्टेट ड्यूटी कितने, वैट कितना लिया जा रहा है। मेरे पास फिगर है 32 रुपए और 19 रुपये 98 पैसे जो है केंद्र ये एक्साइज में जाता है और 19 रुपये 55 पैसे स्टेट के वैट में जाता है। ठीक है, और लेकिन रोटी दाल सब्जी के दाम में कहीं बढ़ोतरी नहीं है, आपके दवाओं में के दामों में कहीं बढ़ोतरी नहीं है, अस्पतालों में इलाज में कहीं बढ़ोतरी नहीं है। जो स्टंट लगता है, आलोक जी आप देख लें, अरहर की दाल कितने रुपए मिल रही है आपको मालूम है? जो आपके कूड़े के घुटने के जो पार्ट होते थे उनकी दाल भारी जो है जो घटत है। और साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हमने अनाज सब्जी के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने दी है, और ये इसके बारे में सरकार विचार कर रही है उच्च स्तर पे। फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ मामला है।
तमाम तरह की 10 रुपए में मिल रही है। ठीक है आलोक जी, मैं इस सवाल को ओमकार जी के पास इस तरह ले जाना चाहूंगी। ओमकार जी वो कह रहे हैं कि बेशक पेट्रोल डीजल के दाम अभी बढ़े हुए हैं, चिंता का विषय है, कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने के बाद जो जरूरी सामान के दाम बढ़ने थे, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, दालें हो, मेडिकल सुविधाएं हो, उन सबका प्राइस अभी कंट्रोल में है। तो ये कह रहे हैं कि ये जनता के लिए राहत की बात है। मैडम, हाँ। अरहर की दाल 110 रुपए मिल रही है, सरसों का तेल 148 रुपए मिल रहा है। ये सस्ता है? अगर ये सस्ता है तो आलोक जी को नमस्कार है। अरे आपके सबसे बड़ी जमाने में चीज तो ये 150 है रुपए दाल कोऑर्डिनेशन। 200 रुपए कोऑर्डिनेशन आपके जमाने में। हमारे जमाने में 150 बिकी थी तो हमारा हश्र देखा आपने? बहुत पुराना नहीं है। हमारे जमाने में 150 बिकी थी। बिक गया था, जबकि आपकी अरे भाई 100 रुपए पेट्रोल हमारे जमाने में कभी नहीं बिका, 75 रुपए था। दाम क्यों बिक गया था उस समय? अल्लाह करने से नहीं काम चलता है, अल्लाह करने से काम नहीं चलता है मेरे भाई, बिक गई थी। अल्लाह करने से काम नहीं चलता, गुस्सा होने से काम नहीं चलता। गुस्सा होकर किसी का मुंह चलिए नहीं ठीक बंद है, कर फिलहाल सकते तो आप। आम जनता के जहन में यही सवाल है कि यहाँ पर सभी अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष बेशक रख रहे हैं, अपनी अपनी दलीलें और डेटा पेश कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के सामने खासतौर पर जो मिडिल क्लास है वो यही प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिर ये दाम खासतौर पर पेट्रोल के कब कम होंगे, ट्रांसपोर्ट, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो अब जरूरत की चीजों पर भी इसका असर दिखना शुरू हो जाए। अभिषेक मिश्रा जी बताइएगा, सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि हाँ इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, उसको कम करने का प्रयास जारी है, स्टेट सेंटर दोनों को कोऑर्डिनेशन से चलना होगा, लेकिन आम जरूरत की चीजें अभी सस्ती है, प्राइस कंट्रोल में है। आस्था जी, ये बिल्कुल गलत बयानी की गई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा। मैं आपको डेटा देना चाहूंगा जी। 2014 में जब ये सरकार बनी थी तब पेट्रोल बाहर के जो इंटरनेशनल मार्केट्स में दाम था उसका $93 पर बैरल प्राइस था। अभी इन्होंने क्योंकि मुद्दा उठाया कि बाहर दाम बढ़े हैं, मैं उस पर कमेंट कर रहा हूं। $93 पर बैरल जब पेट्रोल था, जब तेल था बाहर कच्चा तेल, तब उस समय हिंदुस्तान में 71 रुपए मैक्सिमम प्राइस था पेट्रोल का। आज जब $30 कम है, उससे $93 से $63 पे आ गया है, तो तेल ऑलमोस्ट $100 टच कर चुका है हिंदुस्तान में कुछ जगहों पर। तो ये दलील बिल्कुल गलत है। दूसरी दलील इन्होंने भारत सरकार वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स की दी। तो अभी आपने देखा इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रस्तुत किया था, जहां उन्होंने जो एक्साइज का कंपोनेंट था उसको सेस में कन्वर्ट कर दिया। आखिर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्यों किया? वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जो भी टैक्सेशन कलेक्शन होता है टैक्स के नाम पे, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और वहां से डिवॉल्व होकर स्टेट्स को भी आता। जो सेस के नाम पे कलेक्ट होता है वो सिर्फ भारत सरकार के पास रह जाएगा। तो भारत सरकार के पास फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ज्यादा है इन रेट्स को कम करने की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को या तो पता नहीं है डेटा, फैक्ट्स नहीं है, या वो गलत फैक्ट्स दे रहे हैं जानबूझ करके। आलोक जी जवाब दीजिए इस बात का, प्रदेश तय करे क्यों ऐसा कर रहे हैं। जवाब दीजिए इस बात का कि मार्जिन सेंटर के पास ज्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि स्टेट जो है वो 19 रुपए से ज्यादा लेता है वैट, तो अब यहाँ सवाल ये आ रहा है कि मार्जिन सेंटर के पास ज्यादा है। आलोक जी हाँ देखिए, आस्था जी, अभिषेक जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के, विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको एक बात कहता हूँ, 2014 से तुलना करिए। 2014 से पहले क्या होता था? जितना भी केंद्र सरकार का बजट होता था उस पर भयंकर लूट होती थी, जनता को कहीं पे भी कुछ मिलता नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद आज हम 5 लाख रुपए का जो बीमा दे रहे हैं, आलोक जी जवाब वो किसानों को जा रहा है। आलोक जी जवाब हमसे जो सुन लीजिए, आपने सुना, मेरी बात बोल लीजिएगा। आज जो किसानों सम्मान निधि हम दे रहे हैं 6,000 रुपया, पहले सरकारें नहीं देती थी। आज हम आरोग्य निधि दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं 50 करोड़ लोगों को, वो पहले सरकारें नहीं देती थी। आज 10% हम देश से खड़ा कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, वो पहले नहीं होता था। जो रुपया जो खर्च हो रहा है, जो एक्साइज आ रहा है, जो सरकार के पास आय होती है, वो जनता के पास जा रहा है। पहले जनता के पास न जाके कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जेब में जाता था, इसलिए उनको 2014 से। अभिषेक जी भ्रष्टाचार की बात हो रही है यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि जितना कलेक्शन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर जनता के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसी में इन्वेस्ट हो रहा है, पहले की तरह भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ रहा। ये आरोप सरकार सहयोगी दलों पर, मतलब इस वक्त का जो विपक्ष है पूरा। आस्था जी ये जो आरोप लगा रहे हैं ये साबित नहीं कर सकते, और अगर कोई है इनके पास तो उसको अरेस्ट करके जेल भेज दें। उसकी प्रक्रिया 7 साल से सरकार चला रहे हैं, अगर आज भी उसी की दुहाई दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और सवाल ये नहीं था कि पैसा कहां जा रहा है, सवाल ये है जो इन्होंने 2 बातें कही। एक भारत सरकार के बजट की बात की, उसका मैंने कॉन्ट्रडिक्शन दिया आपको, फाइनेंस मिनिस्टर के अभी बजट में जो घोषणा थी। दूसरा इन्होंने तेल के बढ़ते दामों की बात की। मेरा $30 पर बैरल 1/3 रेट कम हुआ है, जो 70 रुपए था अगर हम सेम रेशियो में कम करते तो आज 50 रुपए का बिकना चाहिए था। तो ये दोनों चीजों का जवाब नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ बात घुमा दी। बाकी जहां तक डेटा की बात करना चाहे ये बाकियों पे कर ले, मैं उसमें भी जवाब दे सकता हूं। चाहे सब्सिडीज की बात हो, इन्होंने सब्सिडीज घटाई हैं, चाहे कि आप सरकार को किसानों के समर्थन की बात हो वो कम हुआ है। ये बात कर रहे हैं 6,000 रुपए साल की, सरकार ने जो
किसानों के इनपुट कॉस्ट बढ़ाई है। अभी रिपोर्ट आई है भारत सरकार को सबमिट हुई 3 दिन पहले, 23% इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। तो ये बिल्कुल गलत डेटा दे रहे हैं, 100% गुमराह कर रहे हैं और सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश देख रहा होगा और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आएगी। जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। ओमकार जी, मैं उनके पास आना चाहूंगी। ओमकार जी, आप ये बताइए कि कौन से कांग्रेस शासित राज्य में फिलहाल आप लोग राहत दे पाए? राजस्थान में दिया है, 2% टैक्स हमने वैट में कम किया है राजस्थान में। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अखबारों में भी आया था। और दूसरी चीज मैं जो बता रहा हूं, जो आलोक जी कहते हैं कोऑर्डिनेशन करना चाहिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, कैसा कोऑर्डिनेशन करेंगे आप बताइए। आपने पहले जीएसटी लागू किया, कहा कि स्टेट का पैसा हिस्सा मिलेगा, और स्टेट को पैसा ना देके आपने क्या किया कि आपने कहा कि आप कर्जा ले लीजिए। आप एक बात बताइए, आप ज्वाइंट फैमिली में अगर रही हो तो शायद आपको मालूम हो, घर के अंदर आप जो पहले जमाने में राजे महाराजे रहते थे, कर्ज लेके और जनता के सामने इनाम बांटा करते थे। अरे भाई, ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? आप अपने को उत्पादन बढ़ाइए, सब चीज़ें ऐसा कीजिए जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट से आपके पास पैसा है। आज आपके पास पैसा तो आ नहीं रहा है, और जो मिडिल क्लास वर्ग है और जो क्या कहते हैं गरीब आदमी है, उसके ऊपर आप चलिए, आरोपों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, और बात जब बैकग्राउंड की होती है तो हर कोई साल दर साल सरकारें कोई भी रही हो उसका डेटा निकाल कर आता है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आलोक अवस्थी जी, बताइए कब तक राहत मिलेगी? शॉर्ट में बहुत, मुझे कंक्लूड करना है। देखिए, मुझे लगता है पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में अपना दिया है, और जिसके आधार पर मुझे लगता है कि जल्दी जो है सरकार इस पर निर्णय लेने जा रही है कि क्या उनको रेमेडी देनी है। ठीक है, आप उम्मीद बना रहे हैं कि बहुत जल्दी सरकार इस पे निर्णय लेने जा रही है कि क्या रेमेडी सामने आती है, आम जनता को राहत मिलेगी पेट्रोल डीजल से, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शतक तक पहुंच जाएगा या शतक लगा देगा। इस वक्त सबकी चिंता का विषय यही बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।